हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th की ज्योग्राफी। और अपनी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। कंपोजिशन का मतलब कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और किस किस गैस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कंपोजिशन की बात करें, एक तो इसमें गैसेस आ गई, इसमें गैसेस होती हैं, इसमें वाटर वेपर पाई जाती है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे अर्थ की सरफेस के जस्ट पहले जो लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इसके बाद भी आती है अपनी एक्जोस्फेयर। ये करके हमारी लेयर हो जाएंगी। तो आपने अब तक समझ में आ ही गया होगा कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। इससे पहले भी हम बेसिक्स में मैं कई बार बता चुका हूँ। आपको पता है हमारी अर्थ पर कई सारे स्फीयर्स पाए जाते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। और जहाँ पे आपको तीनों चीज़ मिल जाए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर मिल जाए, वहाँ पे आपको बायोस्फीयर देखने को मिलेगा। और एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर, देखो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो गैसेस का जो लेयर पाई जाती है, गैसेस की जो लेयर पाई जाती है, चादर जो पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर का हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप ध्यान दो, ये चीज़ आप परिचित ही होंगे कि फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, आपको हाइड्रोस्फेयर मैंने अभी बताया था, लिथोस्फेयर बताया था, एटमॉस्फेयर बताया था, तो इनके बारे में आप परिचित होंगे ही। फिर भी नहीं है तो मैं एक बार और बताता हूँ। लिथोस्फेयर पृथ्वी का वो पार्ट होता है जो मतलब सॉलिड होता है। कैसा पार्ट होता है, सॉलिड। और ये जनरली बनता है रॉक्स और सॉइल से। किससे बनता है, रॉक्स और सॉइल्स। तो ये अर्थ की जो क्रस्ट है वो क्या है, हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पृथ्वी पर जहाँ आपको पानी पानी दिखाई दे, पानी देखने को मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। अब इसमें रिवर्स, ओशियंस, लेक्स, रेन, मिस्ट, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, हाइड्रोस्फीयर में। और पृथ्वी का वो भाग जहाँ पे आपको गैसेस की लेयर्स दिखाई दें, गैस दिखाई दें, उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है ना। और जहाँ पर आपको तीनों चीज़ मिल जाएं, अब देखो इस वाले पार्ट को आप देखो तो यहाँ पे लिथोस्फीयर भी आ रहा है। ये वाला पार्ट में इसकी गर्म जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, इसमें आपका लिथोस्फीयर भी आ रहा है, इसमें आपका एटमॉस्फेयर भी आ रहा है और इसमें आपका हाइड्रोस्फीयर भी आ रहा है। तो वो पार्ट जहाँ पर तीनों चीज़ मिल जाएं, लिथोस्फीयर मिल जाए, हाइड्रोस्फीयर मिल जाए, एटमॉस्फेयर मिल जाए, उस जगह पर आपको लाइफ देखने को मिलेगी। लाइफ का मतलब है आपको वहाँ पे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो आपको पता है हमें सर्वाइवल के लिए तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। पानी भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है और लैंड भी ज़रूरी है, नहीं तो हम टिकेंगे कहाँ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाए वहाँ पर आपको लाइफ देखने को मिलेगी, बायोस्फीयर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमारी जो बुक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और बुक में पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, कैन ए पर्सन लिव विदाउट एयर। क्या कोई व्यक्ति बिना हवा के जीवित रह सकता है। नॉर्मल सी बात है, आप सभी का आंसर होगा बिल्कुल नो। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। बिना एयर के हम नहीं रह सकते, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एयर तो हमारी मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वक्त तो हम खाना भी ना खाएं, 2-4 दिन तक भी खाना ना खाएं, तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, मगर हम बिना सांस लिए 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते। यहाँ पर एक वर्ड बार बार आएगा, सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब आपको पता है, सर्वाइव का मतलब जीवित रहना या जिंदा रहना, ठीक है। तो वी ईट फूड 2-3 टाइम्स ए डे, ड्रिंक वाटर मोर फ्रिक्वेंटली बट ब्रेथ एवरी फ्यू सेकेंड्स। एयर इज इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह कहा जा रहा है कि हम दिन में 2-4 बार खाना खाते हैं, दिन में कई बार पानी पीते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार पानी पीते रहते हैं, मगर हम जो सांस लेते हैं, ब्रेथ जो लेते हैं, वो हर सेकंड में हम सांस लेते रहते हैं। तो सोचो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है। तो भाई बिना एयर के तो सर्वाइव करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्टी है, बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो एयर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। Some organisms like humans may survive for some time without food and water, but can't survive even a few minutes without breathing air। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी जोड़कर, जो बिना खाने के, बिना पानी के कुछ समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ समय तक रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, बिना खाने के भी, बिना पानी के भी, मगर वो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते बिना एयर के। तो हमें अपनी जो प्रायोरिटी देखें, अगर आप कोई पूछे कि वाटर और फूड और एयर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ है, एयर तो हमें हर वक्त चाहिए। ये चलो हमें कुछ बाद में भी हम ले सकते हैं इनको, तो मगर एयर तो हमें हर सेकंड चाहिए ही चाहिए। और एयर किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है।
सो दैट शोज द रीजन वाई वी शुड अंडरस्टैंड द एटमोस्फेयर इन ग्रेटर डिटेल। और ये जब आपको पता है एयर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब ज्योग्राफी में हम इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है कि एयर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, अगर इसमें कुछ चेंजेज आते हैं तो उससे ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक रिएक्शन आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। आपको पता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 लेते हैं और एनवायरनमेंट में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और एनवायरनमेंट में जो आसपास का जो एनवायरनमेंट में जहाँ पे एयर है उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी गैसेस आपको आसपास देखने को मिलेंगी। ऑक्सीजन जो है ये हमारी ऑक्सीजन जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ गिविंग गैस है, मतलब हमें एक प्रकार से जीवन प्रदान करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। इसी CO2 को प्लांट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आसपास हमारे एनवायरनमेंट में O2 CO2 पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको बताइए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एनवायरनमेंट से CO2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये जो एनिमल्स हैं या फिर जानवर हैं, ये सारे जो हैं ये एनवायरनमेंट्स की ऑक्सीजन को ब्रेथ कर लेते हैं और ये CO2 छोड़ते हैं। तो हमारे आसपास यहाँ पे एयर ही एयर पाई जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस होती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, अभी तो हमने एटमॉस्फेयर की शुरुआत भी नहीं की, अभी तो हम जस्ट एक बेसिक देख रहे थे कि हमें हवा की ज़रूरत क्यों है। तो हवा कहाँ पर पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एटमॉस्फेयर जो है हमारा मिक्सचर है किसका, अलग अलग गैसेस का। मैंने अभी जस्ट बताया था हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज गैस है वो है नाइट्रोजन, उसके बाद आपकी जो 21% जो गैस है वो है ऑक्सीजन। तो 99% तो हमारे एटमॉस्फेयर में दो ही गैसेस हैं, कौन सी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एटमॉस्फेयर में हमारे में कई सारी गैसेस का मिक्सचर पाया जाता है और एंड इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। और ये जो एटमॉस्फेयर है हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से क्या करके रखता है, घेर के रखता है। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेस। एटमॉस्फेयर में हमारे में ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है। उन गैसेस में है आपकी ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन जरूरी है ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी है, प्लांट्स के लिए। देखो प्लांट्स अब जब अपना खाना बनाते हैं तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस लेते हैं उसको क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कहाँ से पाई जा रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं, एटमॉस्फेयर से। तो सोचो अगर एटमॉस्फेयर ना हो ना तो प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे ना ही एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, और इनका एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ मास। एयर जो है हमारी पृथ्वी के मास का इंटीग्रल पार्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताई जा रही है, ये पृथ्वी की सरफेस है बाहरी बार, तो पृथ्वी की सरफेस से 32 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर तक हमारे एटमॉस्फेयर का टोटल जो मास है उसका 99% कहाँ पर पाया जाता है, 32 किलोमीटर की रेंज में। जैसे ये मान लो अपनी पृथ्वी का सरफेस है, सरफेस से 32 किलोमीटर की रेंज में ज़्यादातर एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलेगा। या हम कह सकते हैं पृथ्वी के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है। और डेंस होने का भी कारण क्या है, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच के रखता है। और जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, एटमॉस्फेयर हल्का होने लगेगा। और ये आपने सुना भी होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर क्या होने लगती है, हल्की होने लगती है, और साथ के साथ में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऊपर जो लोग जाते हैं, स्पेस में जो लोग जाते हैं या माउंटेन्स पर जो लोग चढ़ते हैं, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना है कि जो 99% जो एटमॉस्फेयर है, टोटल जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 32 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। पृथ्वी की सरफेस से 32 किलोमीटर के दायरे में क्या है, स्थित है, कन्फाइंड है।
एयर की क्वालिटी अब देखें, एयर कैसी है, कलरलेस है, एयर का कोई कलर नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, और साथ के साथ में ओडोरलेस, मतलब इसमें कोई गंध नहीं आती, कोई मतलब ना तो बदबू आती, और ये अगर जो प्योर एयर होगी, अच्छी जो एयर होगी, ना तो उसमें कोई कलर होता है और ना ही उसमें कोई ऑडर होती है। आप ये नहीं कह सकते कि हवा क्या ये सुगंध होती है इस तरह की, तो उसका कोई फिक्स नहीं है, ओडोरलेस है, सुगंध होती ही नहीं है इसमें। कैन बी फेल्ट ओनली वैन इट ब्लो एज ए विंड, एयर को आप फ्लो फील कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। और एयर फील कब करते हैं, जब हवा चलती है, विंड जब मूव करती है तो हम एयर को फील कर सकते हैं। बाकी इसका ना तो कोई रंग होता है और ना ही इसमें कोई गंध आती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में ध्यान रखना, 5 लेयर मैंने बताई थी, सबसे नज़दीक ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, और इसके बाद जो लास्ट वाली है वो है एक्जोस्फेयर। कौन सी है, एक्जोस्फेयर। 5 लेयर है, बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, इतनी बार मैं इसको रिवाइज करा दूंगा आपको, सो निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना। ओके तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीज़ें तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का लेक्चर नंबर 2। इससे जस्ट पहले मैंने एक बेसिक्स का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, सोलर इंसोलेशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर वो नहीं देखा तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको जरूर देखें, ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह से रिलेट कर पाओ। ओके सो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये हमारा सेकंड लेक्चर है, क्लास 11th की ज्योग्राफी हम कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर नंबर 8 है ये हमारा, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में शुरुआत करते हैं। तो जो अपना एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास का जो वातावरण है, और एटमॉस्फेयर आपको मैंने बता दिया था, एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे आसपास जो एयर का जो ब्लैंकेट है, हवा की जो चादर है, वही क्या है, एटमॉस्फेयर है। और ये जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं आपको, इसमें आपको गैसेस देखने को मिलेंगी, बहुत प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ गैसेस में आपको पता है लगभग 78% जो है अपनी नाइट्रोजन गैस है, और 21% जो है ऑक्सीजन गैस है। तो दो जो गैस हैं वो मेन गैस हैं गैसेस की अगर हम बात करें। दूसरा यहाँ पर वाटर वेपर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, और तीसरा डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर में मेनली क्या क्या चीज़ होती है, तो आपको बताना है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होती है, और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो गैसेस होती हैं, अब इनका प्रोपोर्शन अगर देखें, अब देखो एटमॉस्फेयर में हमारे में कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। फॉर योर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्जोस्फेयर। ये जैसे मान लो हमारी अर्थ की सरफेस है, तो अर्थ की सरफेस से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो ये आपको गैसेस देखने को मिलेंगी, वो लेयर्स देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्जोस्फेयर, ये ऐसे करके 5 लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे अब ये अर्थ की सरफेस है तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ऐसे करके लेयर्स आएंगी। तो द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेज इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच ए वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। अगर आप 120 किलोमीटर की हाइट पर जाओ, मतलब यहाँ पर अगर जाओ, मतलब आपको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर यहाँ तक फिर भी आपको देखने को मिलेंगे, मगर 120 किलोमीटर की हाइट के बाद आपको ऑक्सीजन ना के बराबर मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो लोअर लेयर्स तक ही सीमित है, 120 किलोमीटर तक ही सीमित है। पृथ्वी, ये मान लो अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ से 120 किलोमीटर तक ही आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम जब स्पेस में जाते हैं, या एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। और जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से भी आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ऑक्सीजन जो है मुख्यतः प्राइमरी, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है वो अर्थ के जस्ट पहली वाली लेयर में ज़्यादा पाई जाती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। इसीलिए जो लोग माउंटेन एरिया में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। माउंटेन एरिया में हाइट ज़्यादा होती है, तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखना कि ऑक्सीजन नेग्लिजिबल क्वांटिटी में हो जाएगी, कितनी हाइट पर, 120 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ की सरफेस से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे ध्यान दो, CO2 और वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक ही पाई जाती है, यहाँ तक ही पाई जाती हैं। इसके अलावा आपको ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, ना तो CO2 देखने को मिलेगी और ना ही वाटर वेपर देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों की दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर 90 किलोमीटर तक पाई जाती हैं और ऑक्सीजन थोड़ा ऊपर तक पाई जाती है। कितने किलोमीटर तक? 120 किलोमीटर तक ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले हम गैसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसमें मेनली दो गैसेस के बारे में ज़्यादा बता रखा है, एक तो CO2 के बारे में बता रखा है और दूसरा ओजोन के बारे में, जो हमें पता होना चाहिए कि इनका हमारे एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई प्रकार की गैसेस हैं। यहाँ पर ये एग्जैक्ट परसेंटेज दिखा रखा है, आप चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला N2 अगर कहीं पर दिखे तो समझ लो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अपने एटमॉस्फेयर का जो टोटल वॉल्यूम है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78.08, इसलिए हम कॉमनली कह देते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, कहीं पर O2 लिखा है तो समझ लो हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन लगभग 20.95 के समथिंग पाई जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं एवरेज, जनरली कह देते हैं कि अपने एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है और 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो टोटल ये दो गैस, अकेले ये दो गैस 99% बना रही है। बाकी 1% में ये जितनी भी गैसें आप दिखा रखी हैं 1% में। आर्गन जो है इसका 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। नियोन Ne से रिप्रेजेंट करते हैं 0.002, हीलियम 0.005, क्रिप्टो 0.001, जीनोन 0.00009 और हाइड्रोजन 0.00005, इतना परसेंट पाई जाती हैं। तो मेनली आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक तो इन दो गैसेस को आप याद रखना कि ये, और एक आप कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करेंगे तो अपने एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.036, ठीक है। बाकी ये आपको पता ही है नाइट्रोजन और इसका, ठीक है। तो मेनली अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता देना मोटे तौर पर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.93%, मतलब आर्गन का भी परसेंटेज अच्छा खासा है, ठीक है। बाकी सब रिमेनिंग में आ जाएंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीटियोरोलॉजिकली, मतलब आप मौसम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत सारे चेंजेज आते हैं हमारी अर्थ पर। कैसे आते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए? इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इनकमिंग सोलार रेडिएशन, या इसको हम कहते हैं सोलर इंसोलेशन। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन का मतलब क्या है? ये अपनी पृथ्वी है और ये सन है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे बीच में गैसेस पाई जा रही हैं, CO2 मान लो गैसेस हैं। तो सन की जो रेज पृथ्वी पर आती हैं तब उसको हम बोलते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तब तो CO2 कैसी बिहेव करती है? ट्रांसपेरेंट, मतलब CO2 सन की रेज को पृथ्वी पर आने देती है। बट यहाँ पे क्या लिखा है? ओपेक टू दी आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये जो CO2 है ये ओपेक हो जाती है, मतलब ये हमारी अर्थ है और ये स्पेस है और यहाँ पर मान लो गैसेस पाई जा रही हैं। तो अब वापस जब हीट वापस जाएगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब है पृथ्वी से जब हीट वापस स्पेस में जाती है तब ये जो है CO2 ओपेक हो जाती है। किसके लिए? जो गैसेस यहाँ से जा रही है, जो हीट यहाँ से जा रही है पृथ्वी से वापस स्पेस में जा रही है, उसके लिए ओपेक हो जाती है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, सन की हीट, सन की रेज पृथ्वी पर आती हैं तो CO2 उसको आने देती है, और जब पृथ्वी से हीट वापस नाइट में स्पेस में जाती है तो उसको ये रोक लेती है। पूरी तरह से नहीं रोकती मगर ये उसको रोक लेती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपेरेंट होती है सोलर रेडिएशन के लिए और ओपेक हो जाती है किसके लिए? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। आउटगोइंग लिखा है ना, तो पृथ्वी से वापस जा रही स्पेस में हीट, उसको। इट एब्जॉर्ब ए पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक सम पार्ट टुवर्ड अर्थ सरफेस। अब ये क्या कह रही है कि जो CO2 जो है हमारे स्पेस में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर जा रही है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब ऊपर जा रही है स्पेस में, तो उसके कुछ भाग को ये वापस क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। कहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देती है? पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे क्या है कि हमारी पृथ्वी भी थोड़ी सी मतलब वार्म बनी रहती है, थोड़ी गर्म बनी रहती है।
और CO2 एक जिम्मेदार गैस है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। मैंने बताया था आपको क्यों जिम्मेदार गैस है, क्योंकि पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल बढ़ता है तो पृथ्वी से वापस जो हीट जाती है स्पेस में उसको ये ट्रैप करेगी, ज़्यादा ट्रैप करेगी उसको। अगर ये ज़्यादा ट्रैप करेगी तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस की वजह से एक चीज़ और होगी, ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, सन से आने वाली रेज, सोलर इंसोलेशन, वापस जाने वाली स्पेस में, इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो CO2 क्या करती है, सन से जो रेज हैं उनको आने तो देती है मगर जाने नहीं देती, ट्रैप कर लेती है, ओपेक बिहेव करती है। तो इसकी वजह से क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोवाइड कराती है और अर्थ गर्म होती है। अगर ज़्यादा हीट को ट्रैप करती है तो पृथ्वी और ज़्यादा गर्म होगी, जिसको हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेज इज कॉन्स्टेंट बट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस बताई थी उसमें बाकी गैसेस का वॉल्यूम तो सही है मगर CO2 का वॉल्यूम अभी लगातार बढ़ता जा रहा है। स्पेशली जो बहुत रैपिडली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो इनमें से जो धुआं निकल रहा है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बर्निंग हो रही है, उनके जलने से जो CO2 निकल रही है उससे CO2 का लेवल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। किसका खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। इसी की वजह से हमारे एयर का भी टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। ठीक है ना। अब अगली गैस है जो है ओजोन। ओजोन के बारे में हम बात करेंगे, तो CO2 के बारे में बात करी, ठीक है, तो ओजोन के बारे में देखेंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर ओजोन की भी पाई जाती है, जहाँ पे आपको ओजोन गैस देखने को मिलेंगी। O3 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ओजोन गैस क्या कर, ओजोन जो लेयर है इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ये क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी प्रोटेक्शन करती है। सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने का काम कौन करती है, ओजोन लेयर करती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर आ जाती हैं, स्पेशली ये UVB अल्ट्रा वायलेट B रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। UVA तो आती है जो कि लेस हार्मफुल है बजाय UVB की तुलना में। ठीक है, अगर ये UVB भी पृथ्वी पर आ जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक होगा और बहुत ही सारी बीमारियां फैल सकती हैं, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो जो हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज हैं, उनको यहाँ पे आने से रोकती है कौन, ओजोन लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे UVA आ रही है जो कि ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, और UVB बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और UVB को कौन रोक रहा है, ओजोन लेयर। अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। ठीक है ना। तो ओजोन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। कहाँ पर पाई जाती है, 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में। 10 से 50 किलोमीटर की रेंज मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे तो क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे तो ट्रोपोस्फीयर है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही एक लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की लेयर। कितने किलोमीटर के बीच में, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, जो क्या करती है, फिल्टर करती है और एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि कहाँ से आ रही हैं, सन से रेडिएट होकर आ रही हैं, और प्रिवेंट करती है उनको पृथ्वी की सरफेस पर जाने से। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सन की रेज को एब्जॉर्ब भी कर लेती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, इनको वापस रिफ्लेक्ट भी कर देती है, और इनको हमारी पृथ्वी को क्या करती है, बचा के रखती है, सेफ करके रखती है, ताकि यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज ना पहुँचे। मगर कुछ पॉल्यूशन होने की वजह से आपने सुना होगा ओजोन लेयर में भी होल हो चुका है। ठीक है, हालांकि वो रिकवर हो रहा है, मगर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जो वो बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से इस पर क्या होता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो पॉल्यूशन की वजह से इस पर भी खतरा मंडरा रहा है, ओजोन लेयर के डिप्लीशन पर। अगर ये ओजोन लेयर में छेद होने लगे तो ये रेज सीधी पृथ्वी पर पहुंचेंगी और फिर तबाही देखने को मिलेगी। तो गैसेस में हमारे अभी इस चैप्टर में सिर्फ 2 गैसेस के बारे में बात कर रखी है। एक तो ओजोन लेयर जो कि हमें बचाती है, किससे बचाती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, और दूसरी बता रखी है CO2 का भी बता रखा है, क्योंकि ये जो CO2 गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है ना। तो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, जिससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे वाटर वेपर के बारे में। एटमॉस्फेयर का एक दूसरा कंपोनेंट है वाटर वेपर। वाटर वेपर आपको जानते होंगे, पानी को गर्म करेंगे तो उसमें से जो गैस निकलेगी वही क्या है, वाटर वेपर। ठीक है ना। ये लिक्विड है, लिक्विड को आप हीट करोगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस, या इसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, तो वाटर वेपर ये चीज़ आपको पता ही होगा। और
वाटर वेपर इज ऑल्सो वेरिएबल गैस इन एटमोसफियर विच डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। इसकी संख्या भी, इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती, कम हो जाती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वाटर वेपर आपको कम होती मिल जाएगी। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे तो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी। इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स, अब ट्रॉपिक्स का मतलब क्या है यहाँ पे समझ लो। देखो ये आपको पता ही होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच के एरिया को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स। आई होप इट इज क्लियर। तो इन वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स मतलब जो गर्म है और थोड़ी सी नमी जहाँ पे पाई जाती है, इट में अकाउंट 4% ऑफ द एयर बाई वॉल्यूम, वाइल इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन्स इट मे बी लेस देन 1% ऑफ एयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहाँ पर तो उसका मतलब जो एयर होती है वहाँ पर उसका 4% होती है वाटर वेपर, और जो डेजर्ट वाले इलाके होते हैं, ड्राई या कोल्ड डेजर्ट वाले इलाके होते हैं या पोलर एरिया होते हैं, वहाँ पर एयर का 1% से भी कम क्या होती है, वाटर वेपर। ठीक है। तो ये जो पोलर एरिया हो गया, यहाँ पर पोलर एरिया आ जाए, और जहाँ पर डेजर्ट पाए जाते हैं वहाँ पे 1% से भी कम वाटर वेपर पाई जाती है हवा का। मगर ट्रॉपिकल एरिया में ये लगभग 4% के समथिंग पाई जाती है हवा का वाटर वेपर। तो पहली बात तो इसका क्वांटिटी कहाँ कहाँ पर कितना है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये एक वेरिएबल गैस है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वाटर वेपर कम होती चली जाएगी, और ये 4% के समथिंग पाई जाती है ट्रॉपिक्स में और 1% से भी कम पाई जाती है पोलर एरियाज और ड्राई या कोल्ड एरियाज ऑफ डेजर्ट। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स। वाटर वेपर कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप समझो सॉरी, ये इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाओ या इक्वेटर से नीचे की तरफ आओ, ये तो साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल। तो इक्वेटर से ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो क्या होगा, वाटर वेपर कम होने लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि इक्वेटर के आसपास वाटर वेपर ज़्यादा पाई जाती है, और इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज सीधी पड़ती हैं, यहाँ पर सन की रेज ज़्यादा पड़ती हैं, यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हीट की वजह से यहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है, और इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इक्वेटर के आसपास वाटर वेपर ज़्यादा, और इक्वेटर से ऊपर जाओ या नीचे जाओ किसी भी हेमिस्फीयर में तो वाटर वेपर कम होने लग जाएगी। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम दी सन। ये सन से जो एनर्जी आ रही है पृथ्वी पर, सन है सोलर एनर्जी, उसके कुछ हिस्से को वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड प्रिजर्व दी अर्थ रेडिएटेड हीट। और अर्थ से जो वापस हीट जा रही है, अर्थ से जो रेडिएट होकर जा रही है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं, उसको भी ये क्या कर लेती है, प्रिजर्व कर लेती है। इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है थोड़ा सा, ना तो बिल्कुल ठंडा होने देती है ना ही पूरा गर्म होने देती है। 10 It acts like a blanket allowing the earth neither to become too cold or too nor too hot। मतलब ये हमारी पृथ्वी को ना तो ज़्यादा ठंडी होने देती है और ना ही ज़्यादा गर्म होने देती है। सन से आने वाली रेज को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेती है, और पृथ्वी से जाने वाली जो हीट है उसको भी थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखती है, जिससे हमारी पृथ्वी थोड़ी सी क्या रहती है, वार्म रहती है, और हमारे लिए रहने लायक कंडीशंस प्रोवाइड कराती है। कौन, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एयर। ठीक है, एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में भी इसका बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर किसी जगह पर सोचो वाटर वेपर अगर ज़्यादा है, सिंपल सी बात, अगर किसी जगह पर वाटर वेपर ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको पता है क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, और फिर क्या होगी, रेनफॉल होगी। क्या होगी, रेनफॉल होगी, अगर वाटर वेपर ज़्यादा है। अगर किसी जगह पर वाटर वेपर नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी। तो इससे वाटर वेपर से क्या है, हवा पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे मॉइस्ट एयर है, कहीं पर ड्राई एयर है, कहीं पर सेमी ड्राई एयर है, कुछ ऐसे करके। तो मतलब वाटर वेपर एयर की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पर भी फर्क डालती है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो कलर दिखा रखा है, ये वाला जो एरिया इसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, वर्ल्ड का मैप है। इसके जस्ट नीचे वाले एरिया को सब ट्रॉपिकल, ऊपर भी और यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल, फिर नीचे ये है आपका टेम्परेट, ये भी आपका टेम्परेट है, और फिर ऊपर ही ऊपर जाओगे तो ये है आपके पोलर एरियाज। कौन से एरियाज हैं, पोलर, और यहाँ पर ये है सब पोलर एरियाज। तो यहाँ पे दिखा रखे हैं कौन कौन सा पोलर, कौन सा सब पोलर है। तो ये आते रहते हैं, अगर वर्ड आते रहते हैं तो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस जगह की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स के बारे में। तो हमने देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस पाई जाती हैं, उसमें वाटर वेपर पाई जाती है, और अब हम बात करेंगे डस्ट पार्टिकल्स की। तो इन तीन चीज़ों से मिली हमारा एटमॉस्फेयर मिलकर बना होता है। ठीक है ना।
तो एटमॉस्फेयर हैज सफिशिएंट कैपेसिटी टू कीप स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स विच में ओरिजिनेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस एंड इंक्लूड, हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारी क्वांटिटी में सफिशिएंट कैपेसिटी में छोटे छोटे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल अलग अलग जगह से आते हैं, सी सॉल्ट से आ सकता है, फाइन सॉइल के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्मोक सूट मतलब स्मोक के भी मतलब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एस राख जो होती है उसके भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन्स आपने फ्लावर्स में पोलन ग्रेन सुने होंगे उनके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, और डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स, जो मीटियोर्स आते हैं स्पेस से पृथ्वी पर तो उनके भी क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स के ये कई सारे सोर्स हैं। ये डस्ट पार्टिकल इन सारी चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना किस किस से, सी सॉल्ट, फाइन सॉइल, स्मोक सूट, आस और पोलन ग्रेन्स, डस्ट और डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ मीटियोर्स। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, कन्वेक्शन करंट, अभी आएगा एक वर्ड कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट क्या होती है, देखो हवा एक तो चलती है हॉरिजॉन्टली, कैसे मूव करती है, हॉरिजॉन्टल मूव करती है ऐसे, और एक हवा मूव करती है ऐसे वर्टिकल, यूँ ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसे वर्टिकल मूवमेंट। तो एयर का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो ग्राउंड से ऊपर हवा जाएगी, गर्म होगी जब, और जब ठंडी होगी तो ये नीचे आएगी। ध्यान रखना, अगर एयर गर्म हो रही है, वार्म हो रही है, तो वार्म एयर क्या होती है, राइज करती है, ऊपर जाकर ठंडी होती है, तो ठंडी एयर क्या करती है, सिंक करती है। तो एयर का जो ऐसे मूवमेंट होता है, वर्टिकल जो मूवमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और ऐसे करके लगातार अगर वर्टिकल मूवमेंट चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। ठीक है ना, ये वर्ड आएगा आपका। तो डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, येट कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट देम टू द ग्रेटर हाइट्स। जनरली कहा जा रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जनरली लोअर लेवल्स पर पाए जाते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं पाए जाते हैं, मगर ये कन्वेक्शनल करंट जो होती हैं ये इनको डस्ट पार्टिकल्स को हाइयर लेवल्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्रेटर हाइट्स पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्शनल एयर करंट डस्ट पार्टिकल्स को ऊपर वाली लेयर्स में ले जाते हैं। द हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स ड्यू टू ड्राई विंड्स इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। तो ध्यान देना, ज़्यादातर जो हाइयर कंसंट्रेशन पाया जाता है किसका, डस्ट पार्टिकल्स का, ये कहाँ पर पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल और पोलर रीजन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सब मतलब ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। रीजन सिंपल है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की एयर ड्राई है, मॉइस्ट नहीं है। यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, मॉइस्ट है। तो मॉइस्ट होने की वजह से डस्ट पार्टिकल्स उस मॉइस्चर के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहते। आप सोचो किसी जगह पर डस्ट उड़ रही है, पानी छिड़क दो तो वो डस्ट क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो यही सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे मॉइस्चर होगी वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे। तो यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है तो डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर कम है वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर कैसी रहती है, ड्राई रहती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में तो डस्ट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कम होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। सॉरी, ध्यान रखना, पोलर रीजन्स में भी डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, डस्ट हाँ सॉरी कम है, तो इसमें दोबारा कन्फ्यूजन मत रखना, दोबारा मैं फिर बता रहा हूँ। ज़्यादा कंसंट्रेशन डस्ट पार्टिकल्स का पाया जाता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई विंड्स होती हैं कंपेयर टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स। इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स में डस्ट पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट्स एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। डस्ट पार्टिकल्स का एक और बहुत बड़ा योगदान है, जैसे मान लीजिए डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स। तो जो वाटर वेपर जब ऊपर जाती है तो ये कंडेंस होकर डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेगी, ऐसे सराउंड कर लेगी। क्या कर लेगी, सराउंड कर लेगी, और वाटर की ड्रॉपलेट्स ही बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स। तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये इनकी कैपेसिटी होती है, इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि अपने सराउंड में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी वर्ड की अगर कोई पूछ ले कि हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है, प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, पानी को क्या कर लेते हैं, वाटर वेपर को कंडेंस कर देते हैं। वाटर वेपर को अपने, पहली बात तो वाटर वेपर जो ऊपर जाएगी वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर वेपर क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये बनाते हैं क्लाउड्स। तो मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में भी डस्ट पार्टिकल्स का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, यहाँ से नीचे से जब वाटर एवोपरेट होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसको कोई चाहिए, मीडियम चाहिए ताकि ये क्या हो सके, कंडेंस हो सके। तो ये जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स
सराउंड कर लेते हैं अपने आप को किसी वाटर वेपर से, और उनको कंडेंस करके वाटर वेपर को क्लाउड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और क्लाउड्स बनते हैं। तो मतलब क्लाउड फॉर्मेशन में भी डस्ट पार्टिकल का बहुत अहम योगदान है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक लेयर्स, या फिर मैं कह सकता हूँ लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखेंगे। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन हमने कवर कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो गैसेस पाई जाती हैं, वाटर वेपर पाई जाता है, और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज ये हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। 3 ही लेक्चर्स का चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा ही है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर समझेंगे। तो आपको मैं बता दूं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं। जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, अर्थ है। तो अर्थ से जब ऊपर की तरफ आप जाओगे तो सबसे पहले जो लेयर आती है उसको ट्रोपोस्फेयर, दूसरे नंबर पर आती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरे पर जो आती है मीजोस्फेयर बोलते हैं, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्जोस्फेयर। इनको याद करने की एक ट्रिक है, आप चाहो तो क्रम से इनको याद कर सकते हो। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। ट्रिक का नाम है टसम टी। ट्रिक का नाम क्या है? टसम टी। कैसे? देखो, टा का मतलब है ट्रोपोस्फेयर, सा का मतलब है स्ट्रेटोस्फेयर, मा का मतलब है मीजोस्फेयर, फिर टा का मतलब है थर्मोस्फेयर, और ई का मतलब है एक्जोस्फेयर। सबसे लास्ट में जो है वो एक्जोस्फेयर है। और वैसे भी आपको पता है एग्जिट का मतलब बाहर। तो यहाँ पे एक्जोस्फेयर के बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? स्पेस। अपनी जो एक्जोस्फेयर वाली लेयर है ये मर्ज हो जाती है किसके साथ? स्पेस के साथ मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो टसमटी से याद रखना। सबसे पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, बीच में है मीजो। वैसे भी आप देखो तो 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में मिडिल। मिडिल मतलब एम में मीजोस्फेयर। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्रम से याद रखना है। तो एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर में अलग अलग क्या पाई जाती हैं? लेयर्स पाई जाती हैं, और हर लेयर की अलग अलग डेंसिटी होती है। शुरुआत की जो लेयर्स होती हैं उनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, और ऊपर वाली जो लेयर्स होती है उनकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। और हर लेयर में अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस होती हैं। किसी लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने के साथ साथ बढ़ता है, किसी लेयर में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो घटेगा। ठीक है ना। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। मैंने अभी बताया था कि हमारी जितनी भी लेयर्स हैं उसमें जो अर्थ के पास जो नज़दीक वाली लेयर है वहाँ पर डेंसिटी हाईएस्ट रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होने लगेगी। मतलब अपनी एटमॉस्फेयर की जो ज़्यादातर गैस हैं वो पृथ्वी की सरफेस के आसपास ही पाई जाती हैं, लगभग 20-30 किलोमीटर की रेंज में ही पाई जाती हैं। मतलब अर्थ की सरफेस से 20-30 किलोमीटर की रेंज में ही 90% आपको एयर का वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। बाकी जगह पे डेंसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। टेम्परेचर कंडीशन के आधार पर हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स हैं। 5 लेयर्स में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्जोस्फेयर। अभी मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक आपको याद रखना है, टसम टी। ठीक है, टा मतलब ट्रोपोस्फेयर, सा मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मा मतलब मीजोस्फेयर, फिर टा मतलब थर्मोस्फेयर, और ई मतलब एक्जोस्फेयर। 5 लेयर्स का आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहली वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ध्यान रखना, मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, अपनी सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में आपको प्लेन्स उड़ते हैं यहाँ पर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में आपने सुना होगा। ओजोन लेयर जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक लेती है। और फिर इसके बाद आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में आपको पता है मीटियोराइट्स, जो मीटियोर्स आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। फिर थर्मोस्फेयर आती है जिसको हम आइनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। और थर्मोस्फेयर में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। थर्मोस्फेयर जो है इसमें आइनोस्फेयर है, और वो हेल्प करती है, हमारे कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। कम्युनिकेशन मतलब पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स जाती हैं वो थर्मोस्फेयर से वापस टकरा के आ जाती हैं, और इससे हमें कम्युनिकेशन में मदद मिलती है। फिर इसके बाद अपनी एक्जोस्फेयर आती है, और एक्जोस्फेयर के बाद आपको स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, मैंने बता दी हैं बार बार, अब तो बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ट्रोपोस्फेयर के बाद ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपोज। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। फिर मीजोस्फेयर आएगा, मीजोस्फेयर की जो अपर लिमिट है उसको बोलते हैं मीजोपोज। तो ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, जहाँ भी पोज लग रहा है मतलब वो अपर लिमिट है। ठीक है ना। तो एक एक करके सारी लेयर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे वाली लेयर है, हमने अभी देखा था। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है।
एक्सटेंड रफली टू द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबव 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ध्यान देना, ये अपनी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है और ये है पोल्स आपके। तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है ना, ये बराबर नहीं है पृथ्वी पर। इसकी हाइट सबसे ज़्यादा तो है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर तो ट्रोपोस्फेयर है, ये है 18 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सरफेस से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलेगा। मगर जो पोलर एरिया है वहाँ पर मात्र 8 किलोमीटर तक, मतलब बहुत अंतर है। ऐसा अंतर क्यों है? ऐसा अंतर इसलिए है क्योंकि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास क्या होता है, सन की रेज ज़्यादा पड़ती हैं और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे वर्टिकल कुछ एयर की करंट्स चलती हैं जिनको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से एयर थोड़ी कहाँ चली जाती है, थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है तो इस एरिया में जो एटमॉस्फेयर है या जो थर्मल करंट्स है वो थोड़े ज़्यादा ऊपर तक पाई जाती हैं। यही इसका एक रीजन है। तो यहाँ पे दे भी रखा है, देखो, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। जो हीट है उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है, किसके द्वारा? कन्वेक्शनल करंट। और कन्वेक्शनल करंट मैंने आपको बताया था, जो वर्टिकली मूव करे उनको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट। तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से हीट को ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा चलती हैं कहाँ पर? इक्वेटर के आसपास। और इक्वेटर के आसपास ही क्यों चलती हैं? क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिस लेयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, वाटर वेपर भी पाई जाती है। और जितनी भी मौसम की घटनाएं, आंधी तूफान, बिजली का कड़कना, बरसात होना, ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? ये ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में वेदर फिनोमिनन्स होते हैं, तो आपको बताना है ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। द टेम्परेचर इज इन दिस लेयर इज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री फॉर एवरी 165 मीटर हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक रेट। मतलब क्या होता है एडियाबेटिक लाप्स रेट? जैसे जैसे मतलब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप 165 किलोमीटर बढ़े, आप सोचो यहाँ से स्टार्ट किया आपने चलना, 165 मीटर आपने सफ़र तय किया ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ पर मान लो 20 डिग्री टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 19 डिग्री सेल्सियस। फिर और 165 मीटर ऊपर बढ़े तो टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाएगा, कितना रह जाएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में आप 165 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ऊपर की तरफ तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं, अब मतलब जो लाइफ होती है हमारी, प्लांट्स और एनिमल्स जो ग्रो करते हैं, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऊपर आपको लाइफ देखने को भी नहीं मिलेगी। द जोन सेपरेटिंग ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज ट्रोपोपोज। मैंने अभी बताया था कि जैसे मान लो यहाँ से ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एक बाउंड्री है और फिर यहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगा, तो जो बाउंड्री है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। क्या बोलेंगे? ट्रोपोपोज बोलेंगे। The air temperature at the tropopause is about -800 degree Celsius over the equator and about -45 डिग्री over the poles। ध्यान देना, जो जैसे ही हम कहाँ पर जाते हैं? ट्रोपोपोज पर जाते हैं। तो ट्रोपोपोज पर, इक्वेटर के पास जो ट्रोपोपोज है वहाँ पर तो टेम्परेचर रहता है -800 डिग्री सेल्सियस और पोल्स के अबव कितना रहता है? -45 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ भी ध्यान रखना। द टेम्परेचर इज हियर नियरली कॉन्स्टेंट एंड हैंस इट इज़ कॉल्ड ट्रोपोपोज। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो लगभग कॉन्स्टेंट रहता है। इक्वेटर के आसपास आपको इतना देखने को मिलेगा, पोल्स के पास इतना देखने को मिलेगा, यही बना रहता है और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। दूसरी लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट ऊपर पाई जाती है किसके? ट्रोपोपोज के। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और कितनी किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है? 50 किलोमीटर तक की हाइट तक फैली हुई है। स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ओजोन लेयर है सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी लाइफ को शील्ड करती है, मतलब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की ये प्रोटेक्शन करती है। किससे? हार्मफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटेंस एनर्जी। अब देखो, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर पृथ्वी पर आ जाती हैं तो इससे जीव जंतुओं को और इंसानों को बहुत ही ज़्यादा खतरा हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रेज हैं। कई प्रकार की स्किन डिजीज फैला सकती हैं, कैंसर की जैसी बीमारियाँ फैला सकती हैं। तो उन सभी अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रोटेक्ट करती है। और स्ट्रेटोस्फीयर में ध्यान देना, स्ट्रेटोस्फीयर में हवाई जहाज उड़ते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। एरोप्लेन्स इसमें उड़ते हैं, हवाई जहाज ऊपर रहते हैं और बादल नीचे रहते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जीवन में एक बार हवाई जहाज में घूमें और ये अद्भुत नज़ारा देखें कि आपके नीचे बादल और आप बादलों के ऊपर।
तो हवाई जहाज़ भी इसी में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेदर फिनोमिनन्स नहीं होते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। तो अर्थ, ट्रोपोस्फेयर, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में बीच में है ओजोन लेयर, जो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। और स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। तीसरी लेयर है मीजोस्फीयर। कौन सी है? मीजोस्फीयर मतलब मिडिल वाली है। तो मीजोस्फीयर जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाली है, जो कि 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस लेयर में ध्यान रखना, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है। आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होने लगेगा, और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है 80 किलोमीटर की हाइट पर। मतलब जो मैक्सिमम इसकी कितनी लिमिट है, 80 किलोमीटर है अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, और 80 किलोमीटर पर जाते जाते टेम्परेचर कितना हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसकी जो अपर लिमिट है मीजोस्फीयर की, अपर लिमिट को बोलते हैं मीजोपोज। ध्यान देना, ट्रोपोस्फीयर की अपर लिमिट ट्रोपोपोज, मीजोस्फीयर की अपर लिमिट मीजोपोज, स्ट्रेटोस्फीयर की अपर लिमिट स्ट्रेटोपोज। इन तीनों के बारे में ध्यान रखना। फोर्थ लेयर है हमारी कौन सी, थर्मोस्फीयर, जिसको आइनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आइनोस्फीयर है ये लोकेटेड है 80 से 400 किलोमीटर अब दी मीजोपोज। मीजोपोज से ऊपर जो लेयर आएगी वो आइनोस्फीयर है या थर्मोस्फीयर है। तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है हमारा आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। इसको आइनोस्फीयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयंस पाए जाते हैं। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, तो आयंस पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइनोस्फीयर। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस एंड हेंस इट इज नोन एज आइनोस्फीयर। चूंकि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर बोलते हैं। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वहाँ पर हेल्प करती है। तो यहाँ पर सपोज कोई व्यक्ति खड़ा है और बात कर रहा है, ठीक है, फ़ोन से बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से जैसे इसकी ये फ़ोन से जो बात कर रहा है ये इसके नज़दीक वाले टावर पर जाएगी रेज जो है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये स्पेस में ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर स्पेस से जो टकराते टकराते इसके फ़ोन तक पहुँच जाती हैं। मतलब हम जो बात करते हैं ना, बात करते हैं तो वो बात रेडियो वेव्स के थ्रू होती है। मान लो यहाँ से सिग्नल ऊपर जाएगा, ऊपर अब ये वापस भी तो आना चाहिए ना, तो ऊपर यहाँ पर आइनोस्फीयर है, और आइनोस्फीयर ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट मतलब जाने वाली चीज़ों को वापस भेज देता है। और जब ये रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस, जैसे पृथ्वी से गई और पृथ्वी पर वापस आ गई, तो इससे क्या होता है, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत जो करते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है हमें, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है कौन सी, हमारी आइनोस्फीयर। टेम्परेचर भी यहाँ पर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यहाँ पर ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था ट्रोपोस्फीयर, जहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं, फिर देखा स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर हवाई जहाज उड़ते हैं और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, और फिर मीजोस्फीयर जहाँ पर मीटियोराइट बर्न हो जाते हैं, बीच वाली लेयर है। फिर थर्मोस्फीयर जो कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और इसके ऊपर आती है एक्जोस्फीयर, और एक्जोस्फीयर मिल जाती है स्पेस से, ठीक है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिस इज द हाईएस्ट लेयर, सबसे ऊपर है तो इसलिए इसको हाईएस्ट लेयर बोलते हैं। इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर बहुत सी लाइट गैसेस पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये जो एक्सोस्फीयर है धीरे धीरे किससे मिल जाती है, स्पेस से मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने 5 की 5 लेयर्स के बारे में देखा। हमने देखा था सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर के बारे में, फिर देखा स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, फिर देखा मीजोस्फीयर के बारे में, फिर थर्मोस्फीयर के बारे में, और फिर देखा हमने एक्सोस्फीयर के बारे में, ठीक है। तो ये लेयर्स कंप्लीट होती हैं। और लास्ट टॉपिक और बचा हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हमारी जो जलवायु होती है और जो मौसम होता है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमोस्फेयर विच आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन दी अर्थ। अब ध्यान देना, हमारे क्लाइमेट के और वेदर के कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें हमारी ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हमें कौन प्रभावित करता है? हमें टेम्परेचर प्रभावित करता है, प्रेशर प्रभावित करता है, विंड्स प्रभावित करती हैं, ह्यूमिडिटी प्रभावित करती है, क्लाउड्स प्रभावित करते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इनका लगातार चेंज होती रहती है, और जिसका प्रभाव हमारे आम लाइफ पर, ह्यूमन लाइफ पर, जीव जंतुओं पर पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लाइमेटोलॉजी चल रही है और क्लाइमेटोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। और बाकी चीज़ें हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसमें नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो बस इसमें इतना ही। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।